कि वहाँ के उद्योगपति उन पब्लिक का इतना चिंता करते हैं कि पब्लिक ज्यादा परेशान नहीं होती। वही कॉपी भारत में की जा रही है, लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। काम तो उद्योगपतियों का हो रहा है, बड़े लोगों का हो रहा है, लेकिन इस सरकार ने इसको जेल भेजने का इंतजाम कर दिया है और जेल के नाम पर उनको डरवा करके उनका शोषण किया जा रहा है। ईवीएम से मत कराइए ना, बैलेट पेपर से कराइए, निष्पक्ष चुनाव होगा। ईवीएम तो पूरा खेल है। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रोल नहीं है देश के लोकतंत्र में। मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो चुकी है। हम लोग जब बोलते हैं दलित की बात, पिछड़ों की बात, मुसलमान की बात बोलते हैं तो हम लोग का माइक बंद कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में। यहाँ पे न्याय अधिकार महासम्मेलन हो रहा है। तमाम हक अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा रही है। तमाम संगठन के लोग यहाँ मौजूद है। मेरे साथ हैं डॉक्टर फजील अहमद। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर दलितों के साथ मुसलमान कर क्या रहे हैं। सर, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो जनता की लड़ाई है। इस समय देश में संविधान बचाने की बात है, देश बचाने की बात है। एक विचारधारा के लोग जो गांधी के भी हत्यारे हैं, जो दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, शोषितों वंचितों को, शोषित और वंचित यानी उनको 2-3 हजार रुपया महीना देते रहो। जापान में एक ही पार्टी की पिछले 50 साल से सरकार है और वो कौन चलाता है? वहाँ के 10 उद्योगपति। बाकी लेकिन वहाँ के उद्योगपति उन पब्लिक का इतना चिंता करते हैं कि पब्लिक ज्यादा परेशान नहीं होती। वही कॉपी भारत में की जा रही है कि जनता, ये देश किसानों का देश था, ये आम जनता का देश है। यहाँ की जनता और यहाँ की सरकार, यहाँ के किसान सरकार बनाने का काम करते थे। इनसे ये ताकत छीनी जा रही है कि किसान के पास, आम आवाम के पास सरकार बदलने का पावर न रहे। उनको 2-3 इतना मजबूर कर दो कि 2-4 हजार रुपये अकाउंट में आता रहे और वो उससे जीते रहे। बाकी पूरी धन संपदा, एग्रीकल्चर पूरा उद्योगपतियों के हाथ में दी जा रही है। एजुकेशन पहले जा चुकी है, शिक्षा, स्वास्थ्य पूरा जा चुका है। आज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी, आज सरकारी अस्पताल में भी बिना पैसा के इलाज नहीं हो रहा है। मतलब इतना अमाउंट भी चाहिए आपको सरकारी अस्पताल में, फ्री कुछ नहीं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम आयोजित किया है न्याय अधिकार महासम्मेलन, ये क्यों किया? ये एक नाम है, न्याय इसी बात का है ना कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं। आप टैक्स ले रहे हैं ना, जीएसटी सब दे रहा है ना। चलो इनकम टैक्स 5-7% लोग दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी तो हर कोई दे रहा है। 125 करोड़ पब्लिक, भिखारी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, हर कोई जीएसटी दे रहा है। तो टैक्स के दायरे में तो अब सब कोई आ गया। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप टैक्स नहीं दे रहे। तो जो व्यवस्था भी देनी चाहिए ना, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूलों का हालत देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों का हालत देख लीजिए। वो लड़के कंपटीशन निकाल पाएंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, उनका ड्रोन चारों ओर घूम रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपको इतनी शिकायतें हैं? वो कहेंगे क्योंकि वो इस व्यवस्था के मालिक है। वो तो कहेंगे, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, पर आम आवाम से तो पूछ नहीं रहे ना। किसी प्रेस को फेस नहीं करते, किसी से बात नहीं करते। पहले के राजा महाराजा भेष बदल करके क्षेत्र में घूमते थे रात को। लेकिन बात तो करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। बात करते हैं ना, काम नहीं करते। मोदी जी से उम्मीद थी कि करेंगे, लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। काम तो उद्योगपतियों का हो रहा है, बड़े लोगों का हो रहा है। सबसे ज्यादा बनिया बिरादरी इस पार्टी को वोट देती है। सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने छोटे बनिया का किया, बड़े बनिया का नहीं। छोटे मझोले जो बनिया है, जो छोटे कस्बों के दुकानदार हैं, वो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करके माल बेच रहे हैं। और आज तक इस देश में टैक्स के नाम पर कभी किसी को जेल नहीं भेजा गया। इस सरकार ने जीएसटी में 100 रुपए का भी हेर फेर हो गया ना, तो जीएसटी में बनिया जेल जाएगा। कभी भी टैक्स से कभी जेल जाने की बात नहीं थी, चाहे वैट हो, चाहे सेल टैक्स हो, कभी भी बनिया को पेनल्टी लग सकती है। लेकिन इस सरकार ने इसको जेल भेजने का इंतजाम कर दिया है और जेल के नाम पर उनको डरवा करके उनका शोषण किया जा रहा है। ये किसी के नहीं है। अगर कोई समझता होगा कि हमारी सरकार है तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, उसकी भी सरकार नहीं है। आखिर छोटा मझोला बनिया भी तो छोटा आदमी है ना, उसको भी सरकारी सुविधा चाहिए, कहाँ मिलती है? आपके बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने पूरा पोस्टर देखा, होर्डिंग बैनर पे लिखा था आप जाति जनगणना कराना चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। एक तरफ तो हमारे नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तकनीकी रूप से मजबूत बनी है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप जाति जनगणना में उलझना चाह रहे हैं। कहीं भी इतनी डेवलप कंट्रियां हैं जिन्होंने इस मशीन को बनाया, वो लोग चुनाव इससे नहीं कराते। सबने कहा कि इस मशीन पर भरोसा नहीं किया सकता। आपको इतना क्या है भाई, लोकतंत्र बचाने के लिए आप तो बहुत कुर्बानी देते हैं। 5-7 दिन काउंटिंग होगी तो कोई दिक्कत है? ईवीएम से मत कराइए ना, बैलेट पेपर से कराइए, निष्पक्ष चुनाव होगा। ईवीएम तो पूरा खेल है।
अब इस खेल को आम आदमी के बस का नहीं है लड़ पाना। और जातीय जनगणना कैसे मालूम चलेगा कि कौन बच्चे ज्यादा पैदा करता है? आप तो सीधे सीधे मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। और लालू जी के 11 बच्चा है तो मुसलमान नहीं है, दलित, ओबीसी, SC ST के बच्चे हैं, आबादी बढ़ी है। तो वो शिक्षा नहीं होने से बढ़ी है। आपने शिक्षित नहीं किया, उनको जमीन नहीं दिया, उनके रोजगार का कोई इंतजाम नहीं किया, नौकरियों नहीं की। आज भी इतना रिजर्वेशन होने के बावजूद भी गांव में 1 या 2 लड़के आप जाएंगे तो नौकरी, कोई सिपाही, कोई चपरासी की नौकरी से ऊपर के नहीं है। इतना आरक्षण होने के बावजूद भी आप कहीं भी नौकरियों में बहुत कम दलित, ओबीसी, SC ST मुसलमान के लोग हैं। क्योंकि आपने मुसलमान की बात की, जनसंख्या के मामले में मुसलमानों का नाम आगे कर दिया जाता है। आप तो मोदी विरोधी बातें करेंगे ही ना, क्योंकि सरकार तो हिंदू राष्ट्र की बात करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनता ये देश। लोग दुनिया में, कोई नेपाल था हिंदू राष्ट्र, उसने भी अपने को डेमोक्रेसी घोषित कर दी। किसी भी कंट्री के लिए उसका डेमोक्रेसी होना गर्व की बात। किसी भी कोई देश, दुनिया का हर देश चाहता है कि हम डेमोक्रेसी में आए ताकि हम गर्व करें। लेकिन आप तो डेमोक्रेसी को खत्म करने पर लगे हुए। न्याय व्यवस्था के क्या हालात देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है सरकार के बीच में। आप कार्यपालिका को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की हालत देख लीजिए आप, किस तरह से कल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव था, बाई इलेक्शन रामपुर में और वहाँ डिम्पल जी के क्षेत्र में। अरे बहुजन नेता सीईओ का वीडियो देखा आपने कि आप आधार कार्ड से वोट नहीं दे सकते। ये तो सरकार को बदनाम करने वाली वीडियो जारी की जाती है। सर, आपके नेता, बहुजन नेता घरों से बाहर नहीं निकलेंगे? नहीं, घरों से बाहर जब निकलने नहीं दिया जाएगा ना। पुलिस का तांडव देखा आपने, इतना डरवा दो जैसे अंग्रेज पुलिस से डरवा करके 200 साल राज किया, ये लोग भी पुलिस से डरवा करके राज करना चाह रहे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है ना भाई। किस तरह से हाई कोर्ट खड़ा करके आज ऑनलाइन होने लगा है कोर्ट का, अब यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो देखिए कि पुलिस वालों को किस तरह से जज साहब लताड़ रहे हैं, कितना जज साहब सब कुछ जानने के बाद भी लताड़ रहे हैं उनको। तो ये चीजें जो है सरकार को अच्छी नहीं लग रही। तो मोदी जी कह रहे हैं हेट स्पीच फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए समाज में भेदभाव फैलाया जा रहा है। नहीं, देखिए हेट स्पीच तो उनके खुद, उन्होंने 56 नेताओं का नाम डिक्लेयर किया बीजेपी ने, और कहा टीवी पे जाना लोगों ने बंद कर दिया, मना किया अपने प्रवक्ताओं को। 56 नेताओं की लिस्ट खुद बीजेपी ने जाना किया, जो बयानवीर नेता है, किसी पार्टी ने जान नहीं किया, वो तो उन्होंने ही रोका। अनुपुर शर्मा के बाद आप देखिए, आप टीवी चैनल पर डिबेट में बीजेपी के लोग कभी कभी आते ही नहीं। तो हेट स्पीच कौन कर रहा है ये तो खुद सर बीजेपी जानती है। आपको तमाम टीवी चैनल्स पे देखा जाता है, लेकिन जब बात आती है मुस्लिम हक अधिकारों की, बात आती है बहुजन अधिकारों की, मेन स्ट्रीम मीडिया गायब हो जाती है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार के कहने पे चलती है। वो उद्योगपति हैं लोग, वो मीडिया नहीं है, वो सरकार की मीडिया है। उनसे सोशल मीडिया पर भरोसा कीजिए। मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई रोल नहीं है देश के लोकतंत्र में। मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो चुकी है। हम लोग जब बोलते हैं दलित की बात, पिछड़ों की बात, मुसलमान की बात बोलते हैं तो हम लोग का माइक बंद कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है डिबेट में बुलाकर? जब हमारी बात जाने लगती है और उनको लगता है कि निगेटिव हो रहा है तो हम लोग का माइक ऑफ कर दिया जाता है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं। राजरत्न अंबेडकर ने भी यही बात बोली थी, चंद्रशेखर आजाद जो है उन्होंने भी यही बात बोली थी कि जब हमारे बोलने की बारी आती है तो वॉल्यूम का लेवल कम कर दिया जाता है। पर हम जो क्या करते हैं ना, हमारे बगल में बैठा है, उसका तो माइक खुला है ना, तो हम बहुत जोर से चिल्लाते हैं स्टूडियो में। तो हमारा माइक बंद कर दोगे तो बगल के माइक से भी तो मेरी आवाज जाएगी ना। लोकतंत्र में हमारे जैसे लोगों को, आम आवाम को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को तेज बोलना पड़ेगा। भगत सिंह ने क्या कहा था कि मैंने संसद में बम इसलिए नहीं मारा, कोई छर्रे का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ आवाज करने के लिए। उन्होंने कहा कि देश जो है जमींदारी का गुलाम है, मनुवादियों का गुलाम है, उनके बहरों कानों को जगाने के लिए मैंने एक बम फोड़ा। कहाँ? पार्लियामेंट में। भगत सिंह ने कहा सिर्फ ये आवाज। तो अब हमारे दलित, शोषित, वंचितों को बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। वो माइक ऑफ कर दे कोई बात नहीं, इतना जोर से बोलिए। आज वही लोग इकट्ठा हैं जोर से बोलने के लिए, कितना तुम अनसुना करोगे? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, आप उनको छोड़ तो नहीं सकते। ये देश है, बहुत कुर्बानियों के बाद हम आज़ादी मिली है अंग्रेजों से, गुलामों से, तो हम छोड़ तो नहीं सकते ना, लड़ना तो पड़ेगा। आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे समाज को? नहीं, समाज एकजुट है, डरा हुआ समाज है, डरा हुआ समाज है, इसको डर को निकालना होगा। और ये जो डर का फायदा उठा रहे हैं ना सरकार के लोग, कि आज कोई एजिटेशन आप नहीं कर सकते, तहसील स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर और जिले स्तर पर। आप दिल्ली में तो कर सकते हैं क्योंकि राजधानी है,
लेकिन तहसील स्तर पर पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, सोशल मीडिया के पत्रकारों को जेल भेजा जाता है, यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, कानून लाके बंद किया जा रहा है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो उनके हाथ में है, वो 5, 7, 10 है, लेकिन सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं है। तो अब कानून लाके उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो रोकना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, एक आजादी की लड़, एक आजादी को बचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। यही थे डॉक्टर फजील अहमद, तमाम उन मुद्दों पे बात की जो जनता के हित में थे, जनता के जहन में जो सवाल होते हैं, लेकिन जनता जो है सरकार से सवाल करना नहीं जानती, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने प्रशासन का डर बिठाया है, कहीं ना कहीं तमाम ब्यूरोक्रेसी जॉब पर जो लोग हैं उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर जनता में भय का माहौल पैदा कर दिया है। आपने जिस तरीके का माहौल हमारे समाज में होता जा रहा है वो आने वाले समय के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होने वाला है। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर अब बोलने का समय है तो समाज को एकजुट होना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन से मैं अपनी बात खत्म करूंगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। शिक्षित तो हमारा समाज हो रहा है, लेकिन संगठन के नाम पर अलग अलग दायरों में वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए सरकार जो है सफल हो रही है अपनी नीतियों को लागू करने में, इसलिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा, एक विचारधारा पे बात करना पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी राय इस वीडियो पे क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन धारण के साथ मैं निधि रतन, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।